नमस्कार भाइयों, रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज की वीडियो हम बायोलॉजी की वीडियो ला रहे हैं। तो हमने बायोलॉजी की पिछली वीडियो में आपको बताया कि सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों के वर्गीकरण के कुछ सिद्धांत दिए थे हमने, जिसमें हमने पेंटा किंगडम थ्योरी भी के बारे में बताया और दूसरी चीज़ों के बारे में भी हमने बताया। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सजीवों के एक पार्ट यानी जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जंतु जगत का वर्गीकरण कर रहे हैं भाई हम। पिछला सजीवों का वर्गीकरण था, इस बार है जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जंतु यानी एनिमल्स। तो एनिमल्स को ऊपर से जब बात करते हैं हम तो दो भागों में बांटा गया भाई। जंतु जगत जो है उसके दो भाग बताए गए। पहला भाग है कॉर्डेटा और दूसरा भाग है नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा के बोलते हैं कशेरुकी, हिंदी में कशेरुकी जंतु, और इनको बोलते हैं अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। ठीक, ये जो कशेरुकी जंतु होते हैं इन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। इसका नाम है वर्टिब्रेट और इनका बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट। ठीक, तो कॉर्डेटा, कशेरुकी, वर्टिब्रेट एक ही है। नॉन कॉर्डेटा, अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट एक ही है। अब इन दोनों में पहले मेन अंतर समझते हैं। कॉर्डेटा जो शब्द है वो नोटोकॉर्ड से बना है, तो इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, और इनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, इसलिए नॉन कॉर्डेटा हो गया है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का हम अंतर समझते हैं। पहले कॉर्डेटा के नाम, नॉन कॉर्डेटा के नाम पढ़ लिए हम बात करते हैं पहले कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का अंतर, और इधर लिख लेते हैं हम नॉन कॉर्डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। बहुत सारे एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जैसे आप वीडियो में बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो पर थोड़ा सा गौर कीजिए और आपको पता चलता रहेगा, हाँ भाई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाद में किसी दिन बताएंगे हम क्वेश्चन को कौन कौन से होते हैं, कैसे आते हैं, विद ऑप्शंस भी, एमसीक्यू में भी आपको बताएंगे हम। तो बात करते हैं हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की। देखिए, पहली खासियत जो होती है, जो नॉन कॉर्डेटा समूह होता है, इनमें जो होता है, ये जो हृदय होता है, हर्ट होता है, वो आगे की तरफ होता है। इनमें हर्ट पीछे की तरफ होता है। ठीक है, हृदय जो है इनमें आगे की तरफ और इनमें पीछे की ओर होता है। ठीक, दूसरा, अगर तंत्रिका है, तंत्रिका जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका सिस्टम जो है इसमें पीछे की तरफ होता है और नॉन कॉर्डेटा में आगे की तरफ। ठीक है, हर्ट, अभी देखिए इंसान का हर्ट आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। इंसान भी कॉर्डेटा में है, पशु पक्षी भी कॉर्डेटा में है, अभी उन पर चलेंगे हम। तो इनमें हर्ट आगे की तरफ होता है, इनमें पीछे की तरफ होता है, शरीर के पीछे की तरफ, बैक साइड में होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र, हमारा यहाँ रीढ़ की हड्डी कशेरुक बोलते हैं जिसे, इसलिए कशेरुक दंड के साथ होता है, इनका आगे की तरफ होता है। इनमें तो कशेरुक दंड होता ही नहीं है। अब जिनमें कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो नॉन कॉर्डेटा, जिनमें कशेरुक दंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कॉर्डेटा होता है। तो इसमें क्या होता है? कशेरुक दंड, कशेरुक दंड उपस्थित होता है, इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कशेरुक दंड के साथ ही तंत्रिका तंत्र होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कॉर्डेटा वो होते हैं रीढ़ वाले जंतु, ये रीढ़ विहीन जंतु होते हैं। जिनमें रीढ़ नहीं होती वो रीढ़ विहीन होते हैं, नॉन कॉर्डेटा, और जिनमें रीढ़ होती है वो कॉर्डेटा। यहां तक क्लियर है? ठीक भाई, अब जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा के 5 वर्ग बना दिए इन्होंने, बड़े वाले। उनके अंदर भी, वर्गों के अंदर भी पार्ट किए गए हैं। नॉन कॉर्डेटा को भी 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल जो है
अभी हम पहले कॉर्डेटा को खोलेंगे, फिर नॉन कॉर्डेटा बाद में बात करते हैं। कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेटा जो संघ है यानी कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ पाई जाती है, इनके 5 वर्ग किए गए। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, तीसरा है सरीसृप वर्ग, नंबर 4 पर है पक्षी वर्ग, और नंबर 5 पर है आपका स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमल्स। 5 वर्गों में बात करते हैं। अब ये 5 वर्ग हैं, इनकी सभी की अलग अलग खासियत है भाई। तो हमने क्या करा, कॉर्डेटा में पहला वर्ग मत्स्य, दूसरा उभयचर एम्फीबियन बोलते हैं, तीसरा सरीसृप है, पक्षी वर्ग, और स्तनधारी वर्ग 5वां वर्ग है। तो आज पहले अभी हम मत्स्य वर्ग की बात करते हैं। मत्स्य वर्ग में मछलियों का अध्ययन होता है। क्लियर दिख रहा है भाई कि मत्स्य वर्ग में किसका अध्ययन होगा? मछलियों का, मछलियों से संबंधित है। अब मछलियां कहां होती है कि इसके जो जीव होते हैं जल में रहते हैं। क्लियर है? मछलियों को पिसिज बोलते हैं, PISCES, पिसिज। इसीलिए मछलियों का जो अध्ययन होता है वो पिसिकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर यानी मछली पालन, सॉरी मछलियों का अध्ययन नहीं, मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन पिसिकल्चर। मछलियों से संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यह भी क्लियर हो गया। मछलियों का अध्ययन इचियोलॉजी कहलाता है। इचियोलॉजी, ठीक है। मछली, मत्स्य वर्ग यानी मछली, सभी को पता है पानी में रहती हैं। पिसिज बोलते हैं, मछलियों को पिसिज भी कहा जाता है। इसीलिए पिसिकल्चर यानी मत्स्य पालन को कहते हैं। ठीक। ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। और मछलियों का अध्ययन किस में होता है? इचियोलॉजी में होता है। हिंदी में लिखना चाहिए तो इचियोलॉजी बोलेंगे। ये तो हो गई कॉमन चीजें। अब जब हम मछलियों के बारे में बात करते हैं तो और चीजें आ जाती हैं। यहां तक क्लियर है? देखिए, मछलियां जो होती हैं इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। एक अलिंद और एक निलय। 2 चैम्बर वाली होती है, एक अलिंद एक निलय। ओके भाई, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, मछलियां जो श्वसन करती हैं वो किससे करती हैं? गिल्स से। मछलियों का श्वसन होता है गिल्स। गिल्स यानी गलफड़े। पूछा जाता है भाई मछलियां किससे श्वसन करती हैं, मछलियों के हेड में कितने चैम्बर होते हैं, ये पूछा जाता है। अब आपको मालूम होने लगा होगा कि भैया हमारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मछलियों का श्वसन अंग बताइए। रेस्पिरेशन, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन गिल्स से यानी गलफड़ी से करती हैं। ओके। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं, एक अलिंद एक निलय होता है। यहां तक भी क्लियर है? ओके। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। जब हम मछलियों की बात करते हैं तो ये जो होती हैं ये कोल्ड ब्लड एनिमल होती हैं। कोल्ड ब्लड एनिमल। अब कोल्ड ब्लड क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं हम। ठीक है। शीत रक्त, हिंदी में बोलेंगे तो शीत रक्त है। अब ये शीत रक्त क्या होता है? देखिए, इसको हम बोलते हैं अक्षमतापी। असमतापी, शीत रक्त या कोल्ड ब्लड एक ही बात है, या विषमतापी भी बोल देते हैं। ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, उन्हें कोल्ड ब्लड वाले कहते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें भाई, हमारा बॉडी टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। लेकिन मछलियां जो होती हैं इनका टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग, आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए ऐसे जीव जो अपने बॉडी टेम्परेचर को
प्लस माइनस करते रहते हैं, वो कोल्ड ब्लड वाले, शीत रक्त वाले कहते हैं, या असमतापी कहलाते हैं। समझ में आ गया? जिनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, असमतापी या कोल्ड ब्लड। एक होते हैं हॉट ब्लड यानी समतापी, हॉट ब्लड यानी उष्ण रक्त वाले, यानी समतापी, उसमें ए नहीं आएगा। तो जिसमें ए नहीं आ रहा, तो जिनका टेम्परेचर मौसम के अनुसार नहीं बदलता, वो समतापी होते हैं। तो अभी मछलियों में आप 3 चीजें याद रखेंगे। पहली चीज, हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्वसन किससे करते हैं? गिल्स या गलफड़े से करती हैं, ये भी क्लियर है। एक कोल्ड ब्लड एनिमल है, कोल्ड ब्लड में होते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है। दूसरा भाई, अगर हम मछलियों की बात करें, अभी हमने पहले बताया पिसीकल्चर मत्स्य पालन, इचियोलॉजी मत्स्य विज्ञान यानी मछलियों के अध्ययन को इचियोलॉजी कहते हैं, और ब्लू रिवोल्यूशन भी इससे जुड़ी हुई है। मछलियों के अगर शरीर की बात करें तो इनकी जो त्वचा होती है उस पर बाल वगैरह नहीं होते। क्लियर है सभी को? ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सुनते रहिए। मछलियों की त्वचा पर बाल नहीं होते। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, दूसरी बात भाई होती है कि इनमें बाह्य जो होते हैं, बाह्य कर्म नहीं होते, मतलब जो कान हमारे जैसे बाहर निकले होते हैं, आपने देखा होगा गाय भैंस के भी बाहर होते हैं, हाथियों के भी बाहर होते हैं, इस तरह के बाह्य कर्म भी इनमें अनुपस्थित होते हैं भाई। समझ में आ गया ये? तो ये मछलियों के वर्ग के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन मछलियों में एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है कि भाई इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो मछलियां 2 तरह की बोली जाती है, एक ट्रू फिश, एक फॉल्स फिश। तो जब हम ट्रू फिश की बात करते हैं तो जो वास्तव में मछली हैं उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम ट्रू फिश। ट्रू फिश यानी ये वास्तविक मछलियां हैं, ठीक है। ट्रू फिश की बात करें तो सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, याद रखना, शार्क या व्हेल शार्क, ठीक है। ये सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क जो होती है। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, यानी ये ट्रू फिश है। अगर मैं यहां पर किसी मछली के बारे में लिख रहा हूं तो वो ट्रू फिश है, अगर मैं दोबारा लिखूंगा फॉल्स फिश के बारे में वो अलग होगा, ठीक है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दूसरा, एक मछली और याद रखिए आप, स्टोन फिश। स्टोन मतलब पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर, यानी पाषाण मछली। पाषाण मछली जो होती है ये जहरीली मछली होती है, ठीक है। सबसे जहरीली मछली कह सकते हैं, जहरीली मछली। अब ये क्या, इसका नाम स्टोन फिश क्यों रखा भाई? क्योंकि इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ हो। इसकी बाहरी बनावट जो होती है भाई पत्थर के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम स्टोन फिश रख दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई, जहरीली इतनी होती है कि इसकी एक बूंद हजारों लोगों के लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। इसके जहर की एक बूंद जो होती है, मालूम हुआ कि हमने 50,000 लीटर का पानी की एक टैंक है उसमें डाल दिया, तो जो भी उस पानी को पिएगा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। इतनी खतरनाक जहरीली भी होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टोन फिश की। इसके बाद कुछ फिश हो रहे हैं जैसे टाइगर फिश, ये भी ट्रू फिश है, नाम से देख लेना, टाइगर फिश भी ट्रू फिश है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लाइंग फिश, ट्रू फिश है। रेड फिश ट्रू फिश है, ये भी वास्तव में मछली थे। फ्लाइंग फिश, रेड फिश, टाइगर फिश, रेजर फिश, कॉड फिश, जैसे आपने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल जो होता है, तो कॉड फिश ये भी मछली है, वास्तविक मछली है। ये सभी वास्तविक मछलियां हैं जिनके बारे में हमने आपको यहां पर लिखा। अब 2 मछलियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होती है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होती है इसे अश्वमीन कह सकते हो आप भाई, अश्वमीन। क्यों अश्वमीन? अश्व मतलब घोड़ा। इसकी जो बनावट होती है, इसका जो चेहरा होता है वो घोड़े जैसा होता है। बहुत छोटी सी मछली होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन विशेष ध्यान रखना, एक होती है हिप्पोकैम्पस, एक होता है हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस मछली नहीं होता, हिप्पोकैम्पस मछली होती है, ठीक है। हिप्पोपोटेमस को पूछा जाता है कि किसके नजदीक में रखते हैं, कौन से जानवर के नजदीक, तो शुअर के नजदीक माना जाता है। तो हिप्पोकैम्पस की बात कर रहे हैं हम, हिप्पोपोटेमस की बात नहीं कर रहे। अश्वमीन बहुत छोटी सी मछली होती है, ठीक है। इसकी खासियत ये है, अश्वमीन कह सकते हैं, सी हॉर्स कह सकते हैं इसको। दरियाई घोड़े की बात नहीं कर रहे हम, समुद्री घोड़े की बात कर रहे हैं हम, दरियाई घोड़े की बात नहीं कर रहे। जो हिप्पोपोटेमस होता है वो दरियाई घोड़ा होता है, वो अलग चीज है। हिप्पोकैम्पस अलग चीज है, ठीक है। तो सी हॉर्स भी होता है, कह सकते हैं, अश्वमीन कह सकते हैं। इसकी बात यह है कि ये सबसे धीमी मछली है, सबसे स्लो
जो मछली है वो हिप्पोकैम्पस है, पहली चीज। एक और, जितने भी प्राणी होते हैं भाई, जितने भी जंतु होते हैं, उनमें से ये ऐसा जंतु है जिसमें बच्चों की जिम्मेदारी नर के ऊपर होती है। अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कंगारू होता है भाई, तो कंगारू के पेट में एक थैली होती है, तो जो बच्चे होते हैं वो अविकसित पैदा होते हैं कंगारू के, ठीक है, तो वो उसको जब अविकसित बच्चे होते हैं तो उनको थैली में रख लेते हैं। ऐसे ही हिप्पोकैम्पस क्या होता है, अंडे को उस थैली में रख लिया जाता है और वो थैली नर के पास होती है, यानी कि मादा के पास नहीं होती। वो नर की जो थैली होती है, ठीक है, मेल की जो थैली होती है, उसमें रखे जाते हैं अंडे, और उन अंडों की जिम्मेदारी, और जब तक वो बच्चे नहीं बन जाएंगे अंडे, तब तक की जिम्मेदारी हिप्पोकैम्पस के नर के पास होती है भाई। इसलिए ये विशेष मछली है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसके बाद एक मछली की और बहुत पूछा जाता है कि तालाब के मच्छरों को समाप्त करने के लिए किस मछली को छोड़ा जाता है, तो गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली है जो मच्छरों को समाप्त कर देती है, मच्छरों को खा जाती है। गैम्बूसिया मछली मच्छरों को समाप्त करने का काम करती है, मच्छरों को खा जाती है भाई। वैसे तो हम कहते हैं कि तालाब के मच्छरों को समाप्त करना है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए, कहा जाता है भाई, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तो लेकिन मछली छोड़नी है तो गैम्बूसिया ये उसके जो मच्छरों के लार्वा वगैरह, अंडे वगैरह होते हैं, उनको समाप्त कर देती है, तो इसलिए मच्छरों को खाने वाली मछली गैम्बूसिया। ये जो अभी हमने बताया, ये सारी की सारी क्या थी, ये ट्रू फिश थी। अब आ जाते फॉल्स फिश, तो आपको फॉल्स फिश का भी मालूम होना चाहिए। तो फॉल्स फिश की अगर हम बात करते हैं तो स्टार फिश यानी तारा मछली जो होती है, वो वास्तव में इकाइनोडर्मेटा की होती है। इकाइनोडर्मेटा जो कि हम बताएंगे आपको नॉन कॉर्डेटा में, सबसे लास्ट वाला इकाइनोडर्मेटा, उसमें होती है भाई। इसके बाद हमारी एक आती है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश बोलते हैं, ये भी फॉल्स फिश है। मैं ऊपर एक बार हेडिंग लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूजन हो जाए, फॉल्स फिश, ऑक्टोपस, सीपिया, ये दोनों मोलस्का से होते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा से होता है। ये सारे के सारे किससे, फॉल्स फिश है। स्टार फिश, ऑक्टोपस, सीपिया, फॉल्स फिश है। बहुत अच्छा सवाल बनता भाई, 4 ऑप्शन दे देते, इनमें से कौन सी मछली नहीं है या इनमें से कौन सी मछली है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और मैं उन्हीं को बता रहा हूं जहां से चांस ज्यादा बनता है, इस पर ध्यान देना भाई। तो स्टार फिश, ऑक्टोपस और सीपिया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे बोलते हैं हम सिल्वर फिश। सिल्वर फिश भी मछली नहीं होती भाई। अब सिल्वर फिश, सिल्वर मतलब चांदी। देखिए होता क्या है कि कई बार हम पुरानी किताबों को देखते हैं, तो पुरानी किताब, बहुत पुरानी किताब है जिसको बहुत कई वर्षों से किसी ने छुआ नहीं है, तो उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक कीड़ा सा दिखता है, छोटा सा कीट सा दिखता है। उसको ध्यान से देखें तो चांदी के कलर का होता है कई बार, और चांदी के कलर की उसकी बनावट जो होती है वो मछली के जैसी होती है। तो जो किताब के अंदर कीड़ा होता है वो वास्तव में सिल्वर फिश होती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप, किताब का एक कीड़ा होती है, वास्तव में मछली नहीं होती, ये किताब का कीड़ा होती है, ठीक है भाई, ओके। तो स्टार फिश, ऑक्टोपस, सीपिया, सिल्वर फिश, ये सब क्या है, ये वास्तव में मछली नहीं है। और ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखनी है क्योंकि ये कंफ्यूज कर देती है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी हमने आपको बताया मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के बाद आता है उभयचर। उभयचर वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबिया ग्रुप या एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबिया या उभय, उभय मतलब जो कॉमन हो, एम्फीबिया, एम्फीबी जो कॉमन होता है उसी को बोलते हैं। तो ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जल तथा थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना भाई कि जमीन पर और पानी में दोनों जगह रहने वाला प्रत्येक जीव इस वर्ग में नहीं रखा जाता। जैसे हम बात करें घड़ियाल की, मगरमच्छ की, वो इसमें नहीं रखा जाएगा। कछुए की बात करें, वो इसमें नहीं रखा जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन ये रखिए उभयचर वर्ग ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उसे उभयचर वर्ग कहते हैं। इसके बाद इनकी बात करें तो इनके हृदय में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 1 निलय। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसमें 1 अलिंद 1 निलय था, 2 अलिंद, ऊपर जो होता है अलिंद होता है, 1 निलय होता है, 3 चैम्बर होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो शोषण करते हैं, मछलियां किससे करती थी? गिल्स से करती थी। ये किससे करते हैं? ये गिल्स से भी करते हैं, ये त्वचा से भी करते हैं, और ये फेफड़े यानी लंग्स से भी त्वचन शोषण करते हैं। लंग्स, फेफड़े या लंग्स से भी ये शोषण करते हैं। तो ये 3 चीजों से शोषण करते हैं, गिल्स, त्वचा और फेफड़े या लंग्स से शोषण करते हैं। दूसरी चीज आती है, ये भी कोल्ड ब्लड है। कोल्ड ब्लड होते हैं ये भी। ठीक है, तो उभयचर वर्ग जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, इनकी जो त्वचा होती है वो भी बाहर से चिकनी होती है, इनकी त्वचा पर भी बाल नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, और हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। त्वचा इसकी जो होती है बिल्कुल चिकनी होती है, बाल नहीं होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। श्वसन गिल्स त्वचा फेफड़े से करते हैं, कोल्ड ब्लड वाले होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब इसके उदाहरण की बात करते हैं तो हमारा मेंढक जो होता है इसी का उदाहरण होता है, टोड जो होता है वो इसी का उदाहरण होता है, सैलामेंडर जो होता है वो इसी का उदाहरण होता है, सैलामेंडर। ठीक है, मेंढक, टोड, सैलामेंडर इसी के उदाहरण है। किसके भैया? किसके? उभयचर वर्ग के, एम्फीबिया वर्ग के। एक और बहुत अच्छा आता है, जो मेंढक होते हैं, अभी हमने क्या बताया, ये तीनों चीजों से शोषण करते हैं। अगर ये पानी के अंदर तैर रहे हैं तो गिल्स से करेंगे, जमीन पर है तो फेफड़े से शोषण करेंगे। लेकिन त्वचा से कब करते हैं? तो क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये जो मेंढक होते हैं जमीन के अंदर चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, वहां पर अपने आप को छिपा लेते हैं। तो ये एक तरह से वहां जाकर सो जाते हैं। उस स्थिति को बोलते हैं शीत निद्रा। क्या बोलते हैं भैया? शीत निद्रा, जिसे हाइबरनेशन भी कह सकते हो आप। तो शीत निद्रा या हाइबरनेशन के दौरान मेंढक जो होते हैं वो स्किन से शोषण करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार आता है कि जो मेंढक वगैरह होते हैं ये गर्मी और सर्दियों में जब जमीन के अंदर जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शीत निद्रा या हाइबरनेशन कहते हैं। एक और ध्यान रखना है, जो मेंढक के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। टेडपोल या टेडपोल। ठीक है, तो टेडपोल क्या होता है? जो मेंढक के मतलब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल, जो पूंछ वाले होते हैं उन्हें टेडपोल कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? एक और, अब एक सवाल और बनता है कि जो हमारे उभयचर वर्ग है इसका अध्ययन किस में करते हैं? तो याद रखना, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। किस किस का? उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। ओके भाई। इचियोलॉजी में मत्स्य का होता है, मछलियों का अध्ययन होता है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन होता है किसमें भैया? हर्पेटोलॉजी में। यहां तक ठीक है? तो अब हम उभयचर बता चुके हैं, मत्स्य वर्ग बता चुके हैं, अब आते हैं सरीसृप। सरीसृप को क्या बोलते हैं? सरीसृप को इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल। सरीसृप या रेप्टाइल। अब ये क्या होता है? इस वर्ग में वे जीव रखे जाते हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जीव। ठीक है, रेंगने वाले जीवों को रेप्टाइल या सरीसृप कहते हैं। अब ये आप याद रखते हैं, सर्प, सर्प को आप जो सर्प के रूप में लीजिए। ठीक है, श्रिप को जो है सर्प के रूप में लीजिए। इसका मतलब सर्प जैसे सांप जो लहरा कर रपट मतलब रेंग कर चलता है, रपट कर चलना, रेप्टाइल याद रख सकते हैं आप, रपटना या रेप्टाइल। ठीक है, सरीसृप, सर्प की तरह चलना, यानी रेंग कर चलने वाले जीवों को हम सरीसृप में रखते हैं।
ठीक है, किस में अध्ययन होता है भैया जी? हर्पेटोलॉजी में, उभयचर का भी और सरीसृप का भी, कोई दिक्कत नहीं है। इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। क्लियर हो गया? कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ओके भाई। इसके बाद आता है, ये भी कोल्ड ब्लड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लड वाले जी होते हैं। इनका भी टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। आप सांपों को देखिए, सांप भी जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो बिल में छिप जाते हैं, बाहर जल्दी से नहीं आते, गर्मी के दौरान बाहर आते हैं। ठीक है, तो अंदर ही क्या होता है, ये भी जो है कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, ये भी अपने टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, तभी तो संभव होता है भाई जीवन। ठीक है, अभी देखिए कि कोई रेंकर चल रहा है, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी चल रही है आजकल, तो ऐसे में अगर जीव को नीचे से ज़मीन की सर्दी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में वो उसको सर्वाइव करने के लिए उसको अपने टेम्परेचर को भी बदलना पड़ेगा भाई। गर्मी में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस हिसाब से तो। ठीक है, ओके भाई। तो ये हमने किसके बारे में बताया? सरीसृप के बारे में। अब सरीसृप के उदाहरण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सरीसृप है मगरमच्छ। सबसे बड़ा सरीसृप है मगरमच्छ। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अब मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, और उदाहरण क्या है इसका? घड़ियाल भी इसका उदाहरण है। सांप, अजगर, अजगर यानी पाइथन, ठीक है, छिपकली, कछुआ, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, अजगर, छिपकली, कछुआ सरीसृप के उदाहरण है। सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, घड़ियाल और मगरमच्छ देखने में एक से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा घड़ियाल का और मगरमच्छ का जो होता है, यानी मतलब इनमें जो अंतर होता है, एलिगेटर होता है, ये क्रोकोडाइल होता है, इनके मुंह जो होता है उसकी बनावट में होता है। जिसका मुंह आगे के चोंचनुमा होता है वो घड़ियाल होता है, ज़्यादा लंबी चोंच जैसा होता है। जैसे पक्षियों की चोंच लंबी होती है, ऐसे इसका मुंह की बनावट आगे को लंबी होती है, वो घड़ियाल होता है। जिसकी बनावट ज़्यादा लंबी नहीं होती वो मगरमच्छ होता है। सांप में जहर होता है, ये सभी जानते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अजगर ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता। पूछा जाता है कौन से सांप में जहर नहीं होता? अजगर में जहर नहीं होता। हालांकि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है सांपों की जिनमें जहर नहीं होता, ठीक है। सांपों का जो अध्ययन होता है वो ओफियोलॉजी में किया जाता है। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी में किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी में करते हैं। और अगर पूरे सरीसृप की बात करें तो पूरे सरीसृप की बात करें तो हर्पेटोलॉजी में, छिपकलियों की बात करें तो सोरोलॉजी में, और सांपों की बात करें तो ओफियोलॉजी में अध्ययन होता है। उम्मीद है देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, सोरोलॉजी छिपकली, ओफियोलॉजी सांप, यहाँ तक क्लियर है? ओके भाई। अजगर ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता। अब देखिए, जैसे रेटल स्नैक है, किंग कोबरा है, ये सारे बहुत जहरीले सांपों की कैटेगरी आ जाती है, ठीक। लेकिन हमें अभी तो बस जीवों के बारे में और इनके बारे में ज़्यादा ना पढ़ के हमें वर्गों के बारे में पढ़ना है। तो तीसरा वर्ग हो गया हमारा सरीसृप, ठीक है। अब सरीसृप के बाद आता पक्षी। तो पक्षी वर्ग की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। किस किस के बीच की कड़ी है? सरीसृप प्लस पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। जैसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? विषाणु है। ऐसे ही आर्कियोप्टेरिक्स किस किस के? सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। तो इससे लगता है कि सरीसृप भी विकसित होकर पक्षी बने हैं। अब आ जाते हैं पक्षी। जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों को हम बोलते हैं एव्स। पक्षियों को एव्स भी बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है, एव्स। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके भाई। इसके बाद पक्षी जो होते हैं इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। यहां तक क्लियर?
दूसरा, ये जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये फेफड़े से करते हैं, फेफड़े यानी लंग्स से श्वसन करते हैं। और तीसरा, ये हॉट ब्लड वाले होते हैं। पहले तीनों कोल्ड ब्लड थे, ये हॉट ब्लड यानी नियत तापी, वो नियत तापी भी कह सकते हो या समतापी। याद रखना, कोल्ड ब्लड को अनियत तापी भी बोल सकते हैं, असमतापी भी बोल सकते हैं। नियत मतलब फिक्स, जिसका तापमान फिक्स है। सम मतलब समान, जिसका तापमान समान रहता है, या हॉट ब्लड वाले होते हैं। कौन भैया? पक्षी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले होते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। श्वसन फेफड़ों से करते हैं, क्लियर हो गया। हॉट ब्लड वाले होते हैं, नियत तापी या समतापी होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनके, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग इनके बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलता। पक्षियों की एक जो सबसे बड़ी खासियत है, इनके पंख। जो इनके पंख होते हैं वो अग्रपाद का रूपांतरण है। बहुत अच्छा सवाल है, अग्रपाद का रूपांतरण, यानी कि जो हमारे बॉडी में आगे के पैर होते हैं, जैसे आपने देखा कि गाय भैंस के 4 पैर हैं, 2 पीछे के 2 आगे के, तो इनके जो आगे के पैर हैं वो विकसित होकर पंख बन गए। जैसे इंसानों में आगे के पैर विकसित होकर हाथ बने, ऐसे ही पक्षियों ने आगे के पैरों का विकास करके पंख बना लिया। तो पूछा जाता है कि पक्षियों के पंख किसका उदाहरण है? तो अग्रपाद का रूपांतरण है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, ठीक है, खोखली हड्डी वाले होते हैं पक्षी। दूसरी चीज भाई, और इनके खोखली हड्डी होने से इनके हड्डियों के अंदर हवा भरी होती है, हवायुक्त, खोखली हवायुक्त हड्डियां होती हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, बाकी तो आप समझ में आ ही गया। अब देखते हैं, अब पक्षी जो होते हैं वो जनरली अंडे देते हैं, ये क्लियर है। लेकिन जब बात करते हैं पक्षियों की, तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। जिसे बोलते हैं हम ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ा पक्षी होता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। अब लेकिन और भी ऐसे कई पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, पक्षी रखे जाते हैं। शुतुरमुर्ग हो गया, एमू, एमू हो गया, ये भी उड़ नहीं सकता। कीवी हो गया, न्यूजीलैंड वाला, ये भी उड़ नहीं सकता, ठीक है। जो न्यूजीलैंड में कीवी मिलता है वो भी उड़ नहीं सकता। पेंगुइन जो बर्फीले एरिया में मिलता है, ये भी क्या होता है? पक्षी होता, लेकिन उड़ नहीं सकता। तो ये बिना उड़ने वाले पक्षी हैं, पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन जो है ऐसे पक्षी हैं, ये उड़ नहीं सकते। पेंगुइन, कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी ये, सबसे छोटा पक्षी ये, और ये जो बाकी दिखे हमने वो उड़ नहीं सकते। हमिंग बर्ड उड़ता है, सबसे छोटा पक्षी है। इसकी खासियत जो होती है हमिंग बर्ड की, वो क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि ये जो है उल्टा उड़ सकता है, सीधा भी उड़ सकता है, उल्टा उड़ सकता है। कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? वो है हमिंग बर्ड। यहां तक भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज उड़ता है? तो वो होता स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट जो होता है वो ऐसा पक्षी है जो सबसे तेज उड़ सकता है। अब स्विफ्ट में भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो एक प्रजाति होती है अबाबिल, कई बार वो ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन आपको जो है ऑप्शन, इंग्लिश ऑप्शन स्विफ्ट देखना है, ठीक है। इसको कई बार अबाबिल बोल देते हैं, हालांकि अबाबिल जो होता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ओरिजिनल स्विफ्ट की होती है, लेकिन अबाबिल भी उसी प्रजाति में से एक है, ठीक है। स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला, उल्टा उड़ने वाला हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है। और याद रखना, चमगादड़ यानी बैट जो होता है वो पक्षी नहीं होता, वो स्तनधारी होता है।
इसीलिए कई बार आ जाता है कि हमें जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में, इनमें से बेमेल बताइए। अब वो 3 पक्षी दे देता, चौथा चमगादड़ लगा देता है, तो चमगादड़ भैया पक्षी नहीं है। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ स्तनधारी या मैमल्स है। तो ये हमने बताया आपको किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। 5वां वर्ग आता है स्तनधारी। अब स्तनधारी वर्ग जो होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। 5वां वर्ग आता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग में प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया, ये 3 होते हैं। लेकिन अभी हम स्तनधारी वर्ग के पहले कॉमन बात करते हैं। स्तनधारी वर्ग जो होता है इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। दूसरी बात, श्वसन जो करते हैं ये भी फेफड़ों से करते हैं। यहाँ पर पक्षी और ये स्तनधारी बिल्कुल सेम है, सॉरी इसको सही लिख लेते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ठीक है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, श्वसन ये भी फेफड़े से करते हैं, पक्षी भी से फेफड़े से करते हैं। और जो सबसे एक और चीज आती है इसमें कि ये भी हॉट ब्लड है, इनका भी टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है, ओके। अब थोड़े से स्तनधारी वर्ग के बारे में थोड़ी सी चीज। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। और सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर बोलते हैं जिसको हम। नीली व्हेल सबसे बड़ा और छछूंदर जो होता है वो सबसे छोटा, श्रू बोलते हैं इंग्लिश में, श्रू, SHREW, श्रू सबसे छोटा स्तनधारी होता है। यहां पर भी है। अभी हम इंसान की बात करें, गाय भैंस घोड़े बकरी की बात करें, सभी स्तनधारी हैं। शेर चीते की बात करें, सभी स्तनधारी हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। और जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी है भाई, ठीक है। तो स्तनधारी ही ज्यादा बड़े होते हैं। एक बात और भाई, यहां पर दूसरी चीज जो आती है, स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारियों में मतलब हमारी ब्लू व्हेल पानी में से भी आ गई, डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन भी स्तनधारी का उदाहरण है। जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी में होते हैं, ये भी समझ में आ गया। डॉल्फिन भी स्तनधारी में आ गई और चमगादड़ भी स्तनधारी में आ गए। डॉल्फिन, चमगादड़, उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ हो गया, पानी में रहने वाले ब्लू व्हेल और डॉल्फिन हो गए, ठीक है। और बाकी तो स्तनधारियों के बारे में जानते ही हैं। एक चीज और आ जाती है भाई, जैसा कि हमने बताया स्तनधारियों के 3 भाग, ठीक है। प्रोटेथेरिया या प्रोटोथेरिया जो भी है, पहला भाग प्रोटोथेरिया, दूसरा भाग मेटाथेरिया और तीसरा यूथेरिया, ठीक है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक है। प्रोथेरिया या प्रोटोथेरिया जो भी है, इसमें कौन से होते हैं? इसमें होते हैं स्तनधारी ऐसे जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी। अंडे देने वाले स्तनधारी की बात करें तो हमारा है डकबिल्ड और प्लेटिपस। डकबिल्ड, प्लेटिपस और एकिडना। एकिडना और डकबिल्ड, प्लेटिपस, ठीक है। ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, याद रह जाएगा भाई, ओके। मेटाथेरिया में हम ऐसे स्तनधारी को रखा जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। और अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला होता है कंगारू। कंगारू इसमें आ जाता है। तो अंडे देने वाले हो गए, अविकसित बच्चों को जन्म देने वाले हो गए कंगारू, और पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाले बाकी सभी इसमें आ गए यूथेरिया में। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाले यूथेरिया में आ गए, यहां तक ठीक है। तो अभी हमने आपको किसके बारे में बताया? हमने आपको बताया कॉर्डेटा समूह के बारे में, कॉर्डेटा संघ के बारे में, जिसमें हमने 5 भाग बताए। पक्षी, स्तनधारी ऐसे जो हॉट ब्लड वाले हैं, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप,
कोल्ड ब्लड वाले बताए। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, अगर एक सवाल आ जाए कि जो आपके डायनासोर्स हुआ करते थे जो आपके विलुप्त हो चुके हैं, तो डायनासोर किस वर्ग में रखे जाते हैं? कॉर्डेटा थे, पहली चीज याद रखना, समूह की बात करें तो। लेकिन वर्ग की बात करें तो सरीसृप में थे, डायनासोर सरीसृप में थे। याद ये लिख लेना भाई प्लीज, डायनासोर कौन से थे? सरीसृप में थे। अभी विलुप्त हो चुके हैं, डायनासोर सरीसृप में थे। ठीक है, ओके भाई। तो अभी हमने कॉर्डेटा के बारे में बताया। अगली वीडियो जंतु जगत के वर्गीकरण पर जब हम बनाएंगे तो उसमें हम नॉन कॉर्डेटा वर्ग और उसके 9 भागों के बारे में बताएंगे, जिसमें हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की बात करेंगे। प्रोटोजोआ 1 है, मेटाजोआ में 8 आएंगे आपके, चाहे वो पॉरीफेरा है, चाहे सिलेंट्रेटा है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्कीहेल्मिन्थी, काइनोडर्मेटा, सभी के बारे में हम आपको ऐसे ही बताएंगे, जिससे कि बताएंगे उतना जितना आपके मतलब का है, जितने में से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ ये है कि भाई लेकिन जितना बताएं उसको प्लीज मत छोड़ना, जितना बता रहे हैं उसमें से मिस नहीं करना आपको बस। अभी मैंने देखा भी है बहुत सारे भाई क्या होते हैं कि जब हम वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे भाई 1 या 2 मिनट की वीडियो देखते हैं, स्किप कर जाते हैं। अब उनकी क्या जिम्मेदारी? अभी आप मेरी इस बात को सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप सीरियस हैं। आप सीरियस हैं तभी तो मेरी बातों को लास्ट तक वीडियो, क्योंकि अब हमारी वीडियो का लास्ट चल रहा है और आप लास्ट तक देख रहे हैं तो सीरियस है। तो भाई इसी चीज़ को बनाकर रखिए। अब जो 2 या 3 मिनट की वीडियो देखकर स्किप कर जाएगा उसे क्या पता चलेगा कि हमने इस वीडियो में क्या बता दिया। अब उसको ये नहीं पता कि वीडियो अच्छी या बुरी है। अब वो तो हो सकता है कि 2 मिनट देखे और डिसलाइक करे और निकलता बने। अच्छा लगना नहीं लगना मुझे ये नहीं है कि आप लाइक करो, डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए ये तो देखिए भाई कि आप वीडियो को कितना लास्ट तक देखेंगे, तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा भाई। हमारी वीडियो लाइक हो रही है, डिसलाइक हो रही है, वो अलग मैटर है, उसमें मेरा बेनिफिट हो सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन छात्रों का हित और अहित किस में है कि वो हमारी वीडियो से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो से, हर कोई जो भी हमारी वीडियो देख रहे, कुछ ना कुछ जरूर सीखे भाई। और वो तभी संभव है जब आप पूरा सिस्टम से देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी हमारा रिदम भी नहीं बना और बहुत सारे बच्चे स्किप करके चले गए, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना। तो जब भी वीडियो, हालांकि जो अभी इस मेरी इन बातों को सुन रहे हैं तो मुझे पक्का है कि वो हमारी हर एक वीडियो को पूरा ही देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, अपने भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब भी कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।